Hello students, welcome to the new video for the chapter control and coordination. Students, in the previous video we completed the nervous system. Now in today's lecture we are going to start with the endocrine system. Right? हमने बात की थी कि humans के केस में control and coordination को जो लाने वाले दो systems हैं वो है nervous system and endocrine system. Nervous system हम complete कर चुके. अब हमने endocrine system की बात करनी है. तो basically nervous system और endocrine system दोनों कंबाइन होके वर्क करते हैं. दोनों ही एक वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करते हैं टू ब्रिंग अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द ह्यूमन बॉडी और इन एनी एनिमल्स बॉडी. राइट? तो एंडोक्राइन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो एंडोक्राइन सिस्टम इज दैट सिस्टम ऑफ अवर बॉडी जिसके अंदर सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं. जिसके अंदर सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं. तो सबसे पहले हम बात क्या करते हैं, सबसे पहले हम ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं. आपको पता है ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिक्रीशंस प्रोवाइड करते हैं. और किसी भी एक एनिमल की बॉडी में तीन तरह के ग्लैंड्स हो सकते हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन. हेटेरोक्राइन जिसको आप मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो दीज आर बेसिकली दोज ग्लैंड्स which are ductless. ये कौन से glands हैं? These are the ductless glands. ऐसे glands जिनके पास कोई duct नहीं है. तो basically the endocrine glands secrete some secretions. Endocrine glands जो हैं वो कुछ secretions release करते हैं, right? इन secretions को ही हम क्या बोलते हैं, hormones. कुछ chemicals हैं, कुछ secretions हैं जिनको हम बोलते हैं hormones. बट क्योंकि इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट्स नहीं है तो बेसिकली ये जो अपना हार्मोन है इसको किसके अंदर पोर करते हैं, ये इसको ब्लड स्ट्रीम के अंदर पोर करते हैं. कहां पोर कर देते हैं? ब्लड स्ट्रीम के अंदर पोर कर देते हैं. जिसके कारण वो हार्मोन पूरी बॉडी के अंदर रेगुलेट होता हुआ उस अपने टारगेट ऑर्गन के पास जाके एब्जॉर्ब हो जाता है. क्योंकि वो हार्मोन जो बना है वो किसी टारगेट ऑर्गन के लिए बना है, एक टारगेट साइट के लिए बना है. तो ब्लड स्ट्रीम में से होता हुआ वो कहां तक पहुंचता है, अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है. राइट? डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन तक नहीं पहुंचता, ब्लड में रिलीज किया जाता है उसको, जहां से वो सर्कुलेट होता हुआ पूरा अपने टारगेट ऑर्गन पे जाके जो है एब्सॉर्ब हो जाता है. वहीं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं दीज आर द ग्लैंड्स व्हिच हैव डक्ट्स. इनकी डक्ट्स होती हैं तो ये अपनी डक्ट्स के थ्रू सीधा डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन के अंदर अपनी सिक्रीशन को पोर कर देते हैं. इनकी सिक्रीशंस डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन तक जाती हैं और इनकी सिक्रीशंस का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है. इनकी सिक्रीशंस को हम हार्मोन्स नहीं बोलेंगे. वहीं हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनका कुछ पार्ट एंडोक्राइन है और कुछ पार्ट एक्सोक्राइन है. यानी इनके अंदर कुछ ऐसा पार्ट है जो अपनी सिक्रीशंस, अपने हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम के अंदर पोर कर रहा है और कुछ ऐसा पार्ट है जो डक्ट के थ्रू होते हुए सीधा टारगेट ऑर्गन तक अपनी सिक्रीशन को लेके जा रहा है. राइट? फिर अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इनकी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है. सारा हमने जो चैप्टर पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम वो किनके बारे में है, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है. आपके पास पिट्यूटरी है, हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है. राइट? और भी बहुत सारे हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आएंगे, वो सारे ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं. एक्सोक्राइन के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपके पास स्वेट सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, आपके पास लीवर है डक्ट वाला. राइट? इसके अलावा हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स हैं. राइट? ये सारे ग्लैंड्स ही जो हैं इनके पास क्या है, अपनी अपनी डक्ट्स हैं. हेटेरोक्राइन या मिक्स्ड ग्लैंड्स की बात करूं तो आपके पास तीन एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पैंक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरी. इस चैप्टर के अंदर हम इन तीनों ग्लैंड्स को भी स्टडी करेंगे, बट इन तीनों ग्लैंड्स के सिर्फ एंडोक्राइन पार्ट को स्टडी करेंगे क्योंकि दीज आर मिक्स्ड ग्लैंड्स. दे हैव एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन पार्ट, बट इन दिस वेरी चैप्टर वी विल ओनली बी टेकिंग इनटू द अकाउंट द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ दीज ग्लैंड्स. राइट? तो एक जनरल ओवरव्यू था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते क्या हैं. तो दीज आर बेसिकली द डक्टलेस ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशन को, केमिकल सिक्रीशन जो इनकी है उसको सीधा ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं जो कि टारगेट ऑर्गन तक जाके जो है एब्जॉर्ब हो जाती है.
प्लस इनकी जो केमिकल सिक्रीशन है उसको क्या नाम दिया जाता है, हार्मोन नाम दिया जाता है। तो हार्मोन की डेफिनेशन क्या होगी, हार्मोन की डेफिनेशन क्या है, हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स, हार्मोन्स आर बेसिकली नथिंग बट केमिकल्स। केमिकल मैसेंजर्स क्यों है, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर तरह का सिग्नल एक टारगेट ऑर्गन तक लेके जाएंगे और उसको वहां जाके गाइड करेंगे कि आप ऐसे वर्क करो। करना क्या है एंडोक्राइन सिस्टम ने, अगेन आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करवाना है। तो बेसिकली ये हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स which are either secreted by the endocrine glands or the endocrine part of the heterocrine glands। ये हार्मोन्स कहां से सिक्रीट हो सकते हैं, या तो एंडोक्राइन ग्लैंड से या एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द हेटेरोक्राइन ग्लैंड से, which are released into the bloodstream from where they are circulated in the whole body and they get absorbed where required। ये टारगेट ऑर्गन पे जहां इनकी जरूरत होती है वहां इनकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है और वहां ये अपना फंक्शन करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोना स्टार्ट विद द वेरियस ग्लैंड्स, द वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमने अपने इस पूरे चैप्टर के अंदर स्टडी करने हैं। तो जो सबसे पहला ग्लैंड मैं लेने जा रहा हूं यहां पे वो है पीनियल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को ही पीनियल बॉडी बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड भी बोल देते हैं, पीनियल बॉडी भी बोल देते हैं, या इसका एक और नाम है एपिफाइसिस। इसका क्या नाम है, एपिफाइसिस। तो इसको तीन नाम से जाना जाता है, पीनियल ग्लैंड, पीनियल बॉडी एंड एपिफाइसिस। नाउ ये जो पीनियल ग्लैंड है ये प्रेजेंट कहां पे है, तो जब आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ी, तो फोर ब्रेन के अंदर आपने डायनसेफेलॉन पढ़ा। डायनसेफेलॉन की रूफ पढ़ाई थी मैंने आपको एपिथैलेमस, और वहां भी मैंने समझाया था इस एपिथैलेमस की ही टिप पे क्या प्रेजेंट है, पीनियल ग्लैंड, और उसी एपिथैलेमस की टिप पे प्रेजेंट होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, एपिफाइसिस पड़ा। क्या नेम है इसका, एपिफाइसिस। तो स्टूडेंट्स इसकी लोकेशन आपको क्लियर हो गई कि हमारे ब्रेन के अंदर डायनसेफेलॉन की रूफ की टिप पे पड़ा है, एपिथैलेमस की टिप के ऊपर पड़ा है। तो ये जो पीनियल ग्लैंड है, अब हमें इसके हार्मोन्स के बारे में स्टडी करना है। जितने भी ग्लैंड्स होंगे उनको हम दो कॉलम्स में स्टडी करेंगे। एक कॉलम को आपने छोटा रखना है जिसके अंदर हम सिर्फ हार्मोन का नेम लिखेंगे, दूसरी तरफ आपने उस हार्मोन का फंक्शन लिखना है, तो उस कॉलम को आपने बड़ा रखना है। तो पीनियल ग्लैंड के हमारे पास बेसिकली दो हार्मोन्स हैं, पीनियल ग्लैंड के हमारे पास दो हार्मोन्स हैं, जिसमें से पहला हार्मोन है मेलेटोनिन। पहला हार्मोन क्या है, मेलेटोनिन। तो अब अगर मैं मेलेटोनिन की फंक्शंस की बात करूं तो मेलेटोनिन को बोला जाता है स्लीप हार्मोन। मेलेटोनिन इज द स्लीप हार्मोन, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मेलेटोनिन को हम किस नाम से जानते हैं, स्लीप हार्मोन के नाम से जानते हैं, बिकॉज मेलेटोनिन की जो सिक्रीशन है, मेलेटोनिन इज नोन एज द स्लीप हार्मोन, क्योंकि मेलेटोनिन नाइट के टाइम सिक्रीट होता है। ये कब सिक्रीट होता है, नाइट के टाइम। बेसिकली कब सिक्रीट होता है, जब लेस लाइट हो। इसको सिक्रीट होने के सिग्नल कहां से आते हैं, हमारी आईज की रेटिना से आते हैं। जब आईज की रेटिना जज करती है कि हर तरफ लाइट कम हो गई, रात हो गई, तो वो पीनियल बॉडी को सिग्नल्स भेजती है कि हाँ अब मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट किया जाए। तो मेलेटोनिन हार्मोन हमारे अंदर स्लीप इंड्यूस करवानी शुरू कर देता है। मेलेटोनिन हार्मोन हमारे अंदर स्लीप इंड्यूस करवाता है, एंड लाइट की प्रेजेंस में इसकी सिक्रीशन कम हो जाती है। नाइट में जब लाइट नहीं होती तो इसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है। लाइट की प्रेजेंस में यानी डे टाइम में इसकी सिक्रीशन हमारी बॉडी में कम होती है, क्योंकि मेलेटोनिन हमारी बॉडी के अंदर हमारा स्लीप साइकिल रेगुलेट करता है। मेलेटोनिन हमारा क्या करता है, स्लीप साइकिल रेगुलेट करता है। स्लीप साइकिल को ही हम एक और नाम से जानते हैं बायो के अंदर, सर्कैडियन रिदम्स। क्या बोलते हैं, सर्कैडियन रिदम्स। तो क्योंकि ये हमारी सर्कैडियन रिदम्स को रेगुलेट करता है, कब जागना है कब सोना है, इसलिए, और इसको सिक्रीट करता है पीनियल ग्लैंड। देयरफॉर इसी के कारण, मेलेटोनिन के कारण, दिस पीनियल ग्लैंड इज नोन एज द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसको क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक।
क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल क्लॉक, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर की जो क्लॉक चल रही है सोने उठने की, उसको रेगुलेट करवा रहा है मेलेटोनिन, और मेलेटोनिन सीक्रेट कौन कर रहा है? पीनियल ग्लैंड। देयरफॉर पीनियल ग्लैंड इज नोन एज द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसी के साथ पीनियल ग्लैंड को बोला जाता है थर्ड आई। पीनियल ग्लैंड को एक और नाम से जाना जाता है थर्ड आई, क्योंकि आप देख रहे हो आपकी जो दोनों आईज हैं वो लाइट को डिटेक्ट करती हैं, और पीनियल ग्लैंड भी जो है वो बेसिकली लाइट से रिलेटेड है। पीनियल ग्लैंड की भी जो वर्किंग है मेलेटोनिन से रिलेटेड, वो किससे रिलेटेड है? लाइट से रिलेटेड है। तो लाइट के ऊपर डिपेंड करने की वजह से इसको आपकी थर्ड आई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थर्ड आई। इसके बाद अगर नेक्स्ट हार्मोन की बात करूं तो नेक्स्ट हार्मोन है इसका सेरोटोनिन। क्या है? सेरोटोनिन। तो स्टूडेंट्स बेसिकली सेरोटोनिन का काम क्या है? आप पढ़ के आते हैं ऑलरेडी 9th क्लास में कनेक्टिव टिश्यू में। सेरोटोनिन इज बेसिकली द वेसोकंस्ट्रिक्टर। सेरोटोनिन इज अ वेसोकंस्ट्रिक्टर which leads to the constriction of blood vessels at the place of injury। तो जहां इंजरी होती है वहां ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके ब्लीडिंग जो है उसको कम करता है, ताकि बॉडी से ब्लड लॉस जो है वो कम से कम हो। तो ये दो हार्मोन्स जो थे ये हमारे फर्स्ट ग्लैंड के थे, और वो ग्लैंड कौन सा था? पीनियल ग्लैंड, जिसको पीनियल बॉडी भी बोल दिया जाता है, जिसको हम एपिफाइसिस भी कह देते हैं, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कह देते हैं, जिसको हम थर्ड आई ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी कह देते हैं। इसके बाद हम चल रहे हैं नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ, विच इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। विच इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ स्टूडेंट्स, पिट्यूटरी का एक और नाम है हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी को किस नाम से जाना जाता है? हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी की अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये भी लाइक पीनियल बॉडी इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्रेन। डायनसेफेलॉन की आपने फ्लोर स्टडी किया था, हाइपोथैलेमस। उस हाइपोथैलेमस के भी बेस पे कौन प्रेजेंट है? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। एपिथैलेमस के टिप पे प्रेजेंट था पीनियल, जिसको आपने एपिफाइसिस बोल दिया। हाइपोथैलेमस के बेस पे प्रेजेंट है पिट्यूटरी, जिसको आपने बोल दिया हाइपोफाइसिस। राइट। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। क्योंकि अभी आप देखोगे कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड के मैं हार्मोन्स आपको पढ़ाऊंगा, ये एक्चुअल में बाकी के आपके जितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको जाके गाइड करते हैं। सारे तो नहीं कह सकते, बट पिट्यूटरी के जो कई हार्मोन्स हैं उनका बेसिकली काम है आपके बाकी के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स हो गए, या आपके और एड्रीनल ग्लैंड्स के अलावा टेस्टिस हो गई, ओवरी हो गई, उनको जाके रेगुलेट करना, उनको जाके सिग्नल्स देना किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। थायराइड ग्लैंड्स को भी देते हैं, अभी हम स्टडी करेंगे। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। राइट। अब हम आते हैं पिट्यूटरी के कंपोनेंट्स के ऊपर। देखो स्टूडेंट्स, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बेसिकली उसके 3 लोब्स हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के देयर आर 3 लोब्स। एक है एंटीरियर लोब, फर्स्ट वन इज द एंटीरियर लोब। एक है पोस्टीरियर लोब, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब बड़ा होता है, पोस्टीरियर लोब छोटा होता है, और इन दोनों को बीच में कनेक्ट करने वाला होता है इंटरमीडिएट लोब। बीच में कौन है? इंटरमीडिएट लोब। अब इनके अदर नेम्स क्या हैं? एंटीरियर लोब को बोला जाता है एडिनोहाइपोफाइसिस। क्या बोला जाता है? एडिनोहाइपोफाइसिस, या इसको एक और नाम से जाना जाता है पार्स डिस्टेलिस। किस नाम से जाना जाता है? पार्स डिस्टेलिस। इंटरमीडिएट लोब को एक और नाम से जाना जाता है पार्स इंटरमीडिया। किस नाम से जाना जाता है? पार्स इंटरमीडिया। पोस्टीरियर लोब के 2 और नाम है, एक है न्यूरोहाइपोफाइसिस, एक नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस, वहीं दूसरा नाम इसका है पार्स नर्वोसा। क्या नेम है? पार्स नर्वोसा। तो आपको क्लियर हुआ एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब एंड पोस्टीरियर लोब। अदर नेम्स भी हैं। तो स्टूडेंट्स, एंटीरियर लोब के अंदर हमने 6 हार्मोन्स पढ़ने हैं, इंटरमीडिएट का 1 हार्मोन है, पोस्टीरियर लोब के हमारे पास 2 हार्मोन है। तो अब देखो बेसिकली आपने 9 हार्मोन्स यहाँ पे स्टडी करने हैं। कितने हार्मोन स्टडी करने हैं पिट्यूटरी के?
9 हार्मोन्स स्टडी करने हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। सबसे पहले हम किसके स्टार्ट करेंगे? हार्मोन्स एंटीरियर लोब के स्टार्ट करेंगे। पिट्यूटरी में सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं एंटीरियर लोब के हार्मोन्स, व्हिच इज आल्सो नोन एज एडिनोहाइपोफाइसिस और पार्स डिस्टेंस, राइट। अब स्टूडेंट्स, एंटीरियर लोब के हार्मोन्स जब आप स्टडी करेंगे, तो जब आप अपने नोट्स बनाएंगे, तो अगेन यू हैव टू मेक 2 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम ज्यादा बड़ा नहीं होगा, उसमें सिर्फ हार्मोन का नेम आएगा, दूसरे में आपने फंक्शंस लिखने हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 6 हार्मोन्स लिखने हैं। उन 6 हार्मोन्स में से स्टूडेंट्स पहला हार्मोन है हमारा ग्रोथ हार्मोन। क्या है? ग्रोथ हार्मोन, जिसको एब्रिविएट करके हम GH बुलाते हैं, या इसका एक और नाम है सोमैटोट्रोपिन। ग्रोथ हार्मोन को एक और नाम से जाना जाता है सोमैटोट्रोपिन। आप सिर्फ ग्रोथ हार्मोन भी याद रख लेंगे तो दैट विल आल्सो वर्क, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन नाम से क्लियर हो रहा है, बॉडी की ग्रोथ करवाने वाला जो हार्मोन है व्हिच इज नोन एज द ग्रोथ हार्मोन। तो पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब सीक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन। तो अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं, तो इट लीड्स टू द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग टिश्यूज की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, वो किसके हाथ में होती है? किसकी रेगुलेशन के अंडर होती है? ग्रोथ हार्मोन की रेगुलेशन के अंडर होती है। बोन्स की लेंथ का इंक्रीज होना, हमारी हाइट का इंक्रीज होना, राइट, ये सारी चीजें ही जो है किसकी रेगुलेशन में है? ग्रोथ हार्मोन की रेगुलेशन में है। सेकेंड हार्मोन अगर मैं बात करना चाहूं, तो वो है हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। Second hormone is thyroid stimulating hormone, abbreviated as TSH, या इसको एक और नाम से जाना जाता है थायरोट्रोपिन। किस नाम से जाना जाता है? थायरोट्रोपिन। स्टूडेंट्स, कई बुक्स इनको सोमैटोट्रोपिन की जगह सोमैटोट्रोफिन भी लिखती हैं, PHIN। इसी तरह से थायरोट्रोपिन को थायरोट्रोफिन भी लिखती हैं। तो वो चीज सेम है, सिर्फ ऑथर्स के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज। तो दीज आर वन एंड द सेम थिंग, आपने कंफ्यूज नहीं होना। TSH और थायरोट्रोपिन, नाम से क्लियर हो रहा है इसका फंक्शन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। थायराइड क्या है? थायराइड ग्लैंड्स। अभी हम पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड ही है थायराइड ग्लैंड्स, हमारे गले में प्रेजेंट होते हैं, नेक रीजन में। तो थायराइड ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करना है किसने? TSH ने। तो TSH का फंक्शन आप लोग क्या लिखेंगे? इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। सबसे पहले ये थायराइड ग्लैंड्स की डेवलपमेंट करवाता है, फिर फर्दर ये थायराइड ग्लैंड्स में से जो थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है, थायराइड ग्लैंड्स का खुद का हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड्स का हार्मोन है थायरोक्सिन। तो ये बेसिकली थायरोक्सिन की सीक्रेशन को रेगुलेट कर रहे हैं। TSH एक तो थायराइड की ग्रोथ को रेगुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड्स की ग्रोथ। दूसरा, ये थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है थायरोक्सिन, उसकी सीक्रेशन को रेगुलेट करेगा। TSH रिलीज होगा तभी आपका थायराइड रिलीज होगा, ठीक है। TSH नहीं रिलीज होगा तब आपका थायराइड में से थायरोक्सिन भी नहीं रिलीज होगा, क्योंकि थायराइड को स्टिमुलेट किसने करना है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने, जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी सीक्रेट करता है। फिर अगर मैं थर्ड हार्मोन की बात करूं, तो आपके पास नेक्स्ट हार्मोन है प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट हार्मोन इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का मेन फंक्शन क्या होता है? फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पे मैमरी ग्लैंड्स, ब्रेस्ट्स की डेवलपमेंट करवाना, एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड दे आल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। मिल्क के अंदर जो सिक्रीशन, जो मैमरी ग्लैंड्स में जो सिक्रीशन बनती है, उसको भी रेगुलेट करवाने का काम किसका होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन का होता है। फिर अगर फोर्थ हार्मोन की बात करूं मैं, तो वो है आपके पास ACTH। फोर्थ हार्मोन इज ACTH, जिसकी फुल फॉर्म है एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। A से एड्रीनो, C से कोर्टिको, T से ट्रोपिन, H से हार्मोन। एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। एड्रीनो कोर्टिको, आगे आगे वाली वर्ड देखो, एड्रीनो कोर्टिको। बेसिकली ACTH का काम होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करना। ये क्या करता है? इट स्टिमुलेट
एड्रीनल कॉर्टेक्स, जब हम एड्रीनल ग्लैंड्स पढ़ेंगे, एड्रीनल ग्लैंड इज अगेन आप पढ़ के आते हो किडनीज के ऊपर पढ़ा है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड इज इटसेल्फ एन एंडोक्राइन ग्लैंड। अब उस एड्रीनल ग्लैंड में दो पार्ट्स होते हैं, बाहर की तरफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, अंदर की तरफ एड्रीनल मेडुला। तो बेसिकली एसीटीएच का काम है एड्रीनल कॉर्टेक्स, बाहर वाला जो पार्ट है उसको स्टिमुलेट करना, टू रिलीज कॉर्टिकॉइड्स। इट स्टिमुलेट्स एड्रीनल कॉर्टेक्स टू रिलीज कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स बेसिकली एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को बोलते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं उनको हम बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कौन करता है कॉर्टिकॉइड्स सिक्रीट करने के लिए? हमारा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ हार्मोन पे चलते हैं। फिफ्थ हार्मोन जो है हमारा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी का, वो है एफएसएच। एफएसएच इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फीमेल्स और मेल्स में अलग अलग काम होता है। फीमेल्स के अंदर ये ओवम या एग की डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं, एंड मेल्स के अंदर ये स्पर्म की डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं। एफएसएच का क्या काम है? फीमेल्स में ओवम या एग की डेवलपमेंट रेगुलेट करना, एंड मेल्स में स्पर्म्स की डेवलपमेंट रेगुलेट करना। तो ओवम या एग की जो फॉर्मेशन है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग इन फीमेल्स इज नोन एज oogenesis. इट इज नोन एज oogenesis. एंड मेल्स में स्पर्म की जो प्रोडक्शन होती है उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बेसिकली एफएसएच जो है फीमेल्स में oogenesis को रेगुलेट कर रही है, और एफएसएच मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट कर रहा है। सिक्स्थ हार्मोन एलएच। एलएच की फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड एलएच को ही एक और नाम से जाना जाता है आईसीएसएच। देखो एलएच को एलएच फीमेल्स के केस में बोला जाता है, मेल्स के केस में इसके लिए एक और नाम है, बट मेल्स के केस में भी अगर आप एलएच यूज कर लेंगे टर्म तो कोई हमें चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि है सेम चीज। ठीक है, एलएच जो है इट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इसको एक और नाम से जाना जाता है आईसीएसएच, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या फुल फॉर्म है? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अभी मैंने बताया फीमेल्स के केस में जनरली इसको एलएच बोला जाता है, मेल्स के केस में इसको जनरली आईसीएसएच बोला जाता है, बट अगर आप इनको इंटरचेंजेबली भी यूज करेंगे तो देन आल्सो इट मेक्स नो डिफरेंस। अब इनके फंक्शन भी हम फीमेल्स और मेल्स में अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फीमेल्स के केस में। देखो फीमेल्स के केस में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम होता है कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट को रेगुलेट करना। फीमेल्स में LH regulates the development of corpus luteum. Corpus luteum is also known as yellow body. क्या बोला जाता है इसको? Yellow body. तो इसके क्या लिखोगे आप फंक्शन? In females it regulates the development of corpus luteum and it stimulates the corpus luteum to secrete a hormone progesterone. ये कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट को तो रेगुलेट करता ही है, साथ ही एलएच कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करेगा क्या सीक्रेट करने के लिए? प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करने के लिए। अब कॉर्पस ल्यूटियम का क्या है, कैसे बनती है, तो ये चीज सारी जो है आप रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। जब आप फीमेल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे फीमेल्स के केस में जब एग रिलीज हो जाता है ओवरी से तो वो पीछे कुछ अपने रिमेन्स छोड़ जाता है। ओवरी से जब एग रिलीज हो जाता है तो ओवरी के अंदर उसके कुछ रिमेन्स रह जाते हैं येलो कलर के, जिसको आप कॉर्पस ल्यूटियम या येलो बॉडी बोलते हैं। इसकी डेवलपमेंट किसके हाथ में है? ल्यूटिनाइजिंग ल्यूटियम। ठीक है, मिलता जुलता है ना। एंड इसका क्या होता है एलएच का? कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करवाता है। साथ ही मेल्स के अंदर मैं बात करूं तो मेल्स के केस में जब आप टेस्टिस की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां आपको पढ़ाया जाएगा, वहां पर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स।
मेल के अंदर, टेस्टिस के अंदर आप सेल्स पढ़ेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनका काम होता है टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करना। उनका काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करना, विच इज द मेल सेक्स हार्मोन। तो मेल्स के केस में इंटरस्टिशियल सेल से जो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है, उसके सिग्नल्स कहां से आते हैं? पिट्यूटरी से आते हैं। पिट्यूटरी सीक्रेट करेगा आईसीएसएच या एलएच। आईसीएसएच फुल फॉर्म क्या है? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन क्या कर रहा है? आपके टेस्टिस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है टू सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। तो आप क्या लिख सकते हैं? इट स्टिमुलेट्स द इंटरस्टिशियल सेल्स इन टेस्टिस टू सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। राइट स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 6 हार्मोन्स, किसके? एंटीरियर पिट्यूटरी के। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंटरमीडिएट लॉब की। पार्स इंटरमीडिया जो है आपके पास, इंटरमीडिएट लॉब, एक ही हार्मोन है उसका, दैट इज एमएसएच, मेलानोसाइट stimulating hormone. This is melanocyte stimulating hormone. तो स्टूडेंट्स, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, समझ में आ रहा है ये किसको स्टिमुलेट करेगा? मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करेगा। किसको स्टिमुलेट करेगा? मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स आर बेसिकली द पिगमेंट सेल्स ऑफ योर स्किन। हमारी स्किन के अंदर जो ये पिगमेंट है, मेलेनिन जो आप पढ़ के आते हो, है ना, वो किन हमारे सेल्स के अंदर होता है? मेलानोसाइट्स। हमारी स्किन के अंदर सेल्स है मेलानोसाइट्स, जिनके अंदर पिगमेंट है, मेलेनिन। तो उस पिगमेंटेशन को रेगुलेट कौन करवाता है? एमएसएच। क्या कौन रेगुलेट करवाता है? एमएसएच। जितना ज्यादा एमएसएच होगा उतना ज्यादा मेलानोसाइट स्टिमुलेट होंगे, उतना ज्यादा मेलेनिन बनेगा, उतना ही ज्यादा डार्क जो है कॉम्प्लेक्शन होगा। राइट? जितना कम एमएसएच उतना ही कम मेलेनिन, उतना ही फेयर कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, तो ये एक ही हार्मोन था। इसके बाद हम चलते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे। पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब के आपके पास 2 हार्मोन्स है, जिसमें से पहला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, या इसको पिटोसिन के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली अभी मैं आपको बताऊंगा पिटोसिन क्या है। ऑक्सीटोसिन को ही लेकिन जनरली हम पिटोसिन भी बोल देते हैं। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, इसका सबसे पहला काम क्या है? जब प्रेगनेंसी के दौरान लेबर पेन शुरू होती है फीमेल्स में, लेबर पेन इज जब पूरा जेस्टेशन पीरियड खत्म हो जाता है, 9 महीने का पीरियड जब खत्म हो जाता है, डिलीवरी का टाइम आता है बेबी का, तो मदर के अंदर, मदर का खुद का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, समझो इस चीज को, जब वो 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, बेबी की डेवलपमेंट मदर की यूट्रस के अंदर कंप्लीट हो जाती है, तो जब बेबी की डिलीवरी होनी है, तो मदर की बॉडी का पिट्यूटरी ग्लैंड और बेबी की बॉडी का पिट्यूटरी ग्लैंड, जो बेबी मदर की यूट्रस में है, ये दोनों ही मिलकर एक हार्मोन सीक्रेट करेंगे, ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या होता है? यूट्रस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना। यूट्रस के मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगे तो बेबी को बाहर को एक पुश मिलता है, विच ईजेस द डिलीवरी। राइट? बेबी की बॉडी को एक बाहर को पुश मिलेगा ना जब यूट्रस के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो वो जो लेबर के दौरान यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, यूट्रस के मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, वो कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन करवाता है। कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन करवाता है। That is why oxytocin hormone is known as birth hormone. ऑक्सीटोसिन हार्मोन को एक और नाम से जाना जाता है, बर्थ हार्मोन। बर्थ हार्मोन क्यों बोला? क्योंकि बच्चे के बर्थ के टाइम में उसको जो एक्सपल्शन मिलती है, उसको जो फोर्स मिलती है बाहर जाने के लिए, वो कौन प्रोवाइड करवाता है? ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन कहां से आता है? मदर की पिट्यूटरी से और बेबी की पिट्यूटरी, फीटस बेसिकली, क्योंकि अभी तक उसको बेबी नहीं बोलेंगे, अभी वो मदर की वूम के अंदर है, तो उसको हम फीटस नहीं, फीटस बोलते हैं। फिर एक और फंक्शन है इसका, आफ्टर डिलीवरी। आपको पता है 6 मंथ्स तक मदर को जो है अपनी ब्रेस्ट फीड देनी होती है बेबी को। तो वो जो मदर के मिल्क ग्लैंड्स है ब्रेस्ट के अंदर, मदर के ब्रेस्ट के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, मैमरी ग्लैंड्स जिसको आप बोलते हैं, जिनके अंदर मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है। वो मिल्क कौन प्रोड्यूस करवा रहा है? प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करवा रहा है।
बट वो मिल्क बाहर जब आता है, वो मिल्क बाहर किसकी हेल्प से आता है, ब्रेस्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब उस मिल्क ने बाहर आना होता है तो ब्रेस्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और वो ब्रेस्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन करवाता है। तो जो मिल्क इजेक्शन है फ्रॉम द ब्रेस्ट, इट इज ऑल्सो अंडर द रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, देयरफॉर इट इज नोन एज मिल्क इजेक्शन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन के दो कॉमन नेम्स हैं, बर्थ हार्मोन एंड मिल्क इजेक्शन हार्मोन, दोनों ही उसके फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन इज प्रोलैक्टिन, बट मिल्क इजेक्शन हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन। अच्छा, मैं बताने लगा था आपको पिटोसिन की क्या सिग्निफिकेंस है। पिटोसिन इज बेसिकली द ट्रेड नेम ऑफ ऑक्सीटोसिन। मार्केट में पिटोसिन मिलता है क्योंकि जो मिल्क मैन होते हैं जिनसे हम मिल्क परचेज करते हैं, वो अपनी काउस बफेलोज को ये हार्मोन देते हैं ज्यादा मिल्क इजेक्ट करवाने के लिए, क्योंकि इसका काम क्या है, मिल्क इजेक्शन। तो पिटोसिन इज बेसिकली द ट्रेड नेम ऑफ ऑक्सीटोसिन, जो मार्केट में अवेलेबल है पिटोसिन के नाम से, बट कई बार बुक्स भी इसको लिख देती हैं, तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा हार्मोन जो है पोस्टीरियर लोब का, यानी न्यूरोहाइपोफिक्सिस बोलते हैं ना पोस्टीरियर लोब को। दूसरा हार्मोन जो है इसका वो है एडीएच और वैसोप्रेसिन। इसका एक और नाम है पिट्रेसिन। एडीएच और वैसोप्रेसिन और पिट्रेसिन, देखो एडीएच या वैसोप्रेसिन का फंक्शन आप पढ़ के आए हैं जब आपने एक्सक्रीशन पढ़ा, कि एडीएच जो है वो अमाउंट ऑफ यूरिन को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। एडीएच का काम क्या है, बेसिकली नेफ्रॉन की डीसीटी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। हमने बात की थी समर्स में एडीएच ज्यादा हो जाता है ताकि रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा हो, यूरिन कम बने। विंटर्स में उल्टा होता है, एडीएच कम हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, यूरिन ज्यादा बनेगा, क्योंकि बॉडी को पानी की जरूरत नहीं है। तो वो एडीएच का फंक्शन आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब यहां पे स्टूडेंट्स एक ध्यान देने वाली बात है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को हम पढ़ रहे हैं पोस्टीरियर लोब के अंदर, राइट। कहां पढ़ रहे हैं, पोस्टीरियर लोब में। बट आपने याद रखना है, अच्छा पिट्यूटरी प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस के बेस पे। पिट्यूटरी कहां प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस के बेस पे। एक्चुअल में ये जो दोनों हार्मोन्स आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पढ़ते हो, इनकी सिंथेसिस, इनकी प्रोडक्शन कहां होती है, हाइपोथैलेमस में। इनकी प्रोडक्शन कहां होती है, हाइपोथैलेमस में। बट हाइपोथैलेमस इनको डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट नहीं करता, हाइपोथैलेमस इनकी सिक्रीशन नहीं करता। वो हाइपोथैलेमस भेज कहां देता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के अंदर, जो फर्दर इसकी सिक्रीशन करते हैं ब्लड स्ट्रीम में। तो अब ये समझो, इन दोनों हार्मोन्स की सिंथेसिस या प्रोडक्शन हो रही है हाइपोथैलेमस में, बट ये सिक्रीट कौन करवा रहा है, ब्लड स्ट्रीम में डालने वाला कौन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इसको हमने यही स्टडी किया, क्योंकि सिक्रीशन कौन करवा रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बट सिंथेसिस इनकी कहां होती है, हाइपोथैलेमस में। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास 9 हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के, राइट। अब हमने थोड़े से इनके डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है। इन हार्मोन्स की ज्यादा सिक्रीशन, कुछ हार्मोन्स की, 2 हार्मोन्स की हमने डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है। तो डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू पिट्यूटरी, disorders related to pituitary hormones। तो इसमें सबसे पहले डिसऑर्डर्स हम पढ़ेंगे हमारे जीएच के। सबसे पहले किसके डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, हमारे जीएच, विच इज ग्रोथ हार्मोन। तो स्टूडेंट्स अब इस पूरे चैप्टर के अंदर मैं बार बार 2 टर्म्स यूज करूंगा। एक टर्म होगी हाइपोसिक्रीशन और दूसरी टर्म होगी हाइपर सिक्रीशन। 2 टर्म्स हैं, हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन इज नॉर्मल से लेस सिक्रीशन, नॉर्मल जितना होना चाहिए उससे कम, एंड हाइपर इज जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा। तो ग्रोथ हार्मोन की सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हाइपोसिक्रीशन, कि ग्रोथ हार्मोन की हाइपोसिक्रीशन, कम सिक्रीशन से क्या हो सकता है, राइट। ग्रोथ हार्मोन अगर कम सिक्रीट होगा तो उससे क्या हो सकता है, तो ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होगा तो बेसिकली 2 डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। 2 डिसऑर्डर्स पॉसिबल हैं, एक है ड्वार्फिज्म, एक है एक्रोमाइक्रिया। 2 डिसऑर्डर्स हैं ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ड्वार्फिज्म और एक्रोमाइक्रिया। दोनों में फर्क क्या है, ड्वार्फिज्म उस
डिसऑर्डर को बोलते हैं जब बच्चे के अंदर सिंस चाइल्डहुड, बचपने से ही, छोटे होते से ही ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम है, जिसके कारण पूरी बॉडी की ग्रोथ रिटार्डेड रहती है। हाथ, पैर, नेक, हेड सब कुछ स्मॉल है, सब कुछ ही छोटा है, जिसको आप बोलते हैं ना बोना, जिसको हम बोना बोलते हैं, वो बेसिकली एक ड्वार्फिज्म की एग्जांपल है, क्योंकि उनके अंदर सिंस बर्थ ग्रोथ हुई ही नहीं प्रॉपर, शुरू से वो छोटे ही रह गए। जबकि एक्रोमाइक्रिया क्या है कि बर्थ जब हुआ तब तो नॉर्मल ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा था, बट जैसे जैसे प्यूबर्टी आई, एडोलेसेंस की एज आई, तो एडोलेसेंस में आके क्या हुआ, उनकी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो गई। ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कब जाके कम हुई, प्यूबर्टी में, एडोलेसेंस में। तो उसमें क्या होता है, बाकी बॉडी की डेवलपमेंट तो अब तक हो चुकी है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हाथ और पैर जो है वो छोटे रह जाते हैं, क्योंकि अभी बाकी बॉडी की ग्रोथ ठीक हो रही है। ऐसे केसेस में, एक्रोमाइक्रिया के केस में क्या होता है, बाकी बॉडी की ग्रोथ ठीक होती रहती है, सिर्फ हाथ और पैर, आर्म्स एंड लेग्स जो है वो छोटी रह जाती है बाकी बॉडी के कंपैरिजन में। तो एक डिस्प्रोपोर्शनेट सी बॉडी हो जाती है, हाथ पैर छोटे रह जाएंगे, बाकी बॉडी बड़ी हो जाएगी। ऐसे डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, एक्रोमाइक्रिया। इसके बाद अगर मैं जीएच की हाइपर सिक्रीशन की बात करूं, हाइपर यानी नॉर्मल से ज्यादा सिक्रीशन, राइट। हाइपर सिक्रीशन में भी दो केसेस बनेंगे आपके पास, एक है गाइगेंटिज्म, एक है एक्रोमेगली। दोनों में सेम फर्क है जो ड्वार्फिज्म और एक्रोमाइक्रिया में था। गाइगेंटिज्म इज शुरू से, सिंस बर्थ ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, बॉडी पूरी बड़ी बड़ी हो जाएगी, हाथ पैर नेक फेस सब कुछ बड़ा बड़ा, क्योंकि शुरू से ही ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है, ग्रोथ जो है ज्यादा हो रही है। एक्रोमेगली के केस में नॉर्मली तो एडोलेसेंस तक नॉर्मल ग्रोथ हो रही थी, एडोलेसेंस में आके एकदम से ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन की बढ़ने की वजह से हाथ पैर जो है वो बॉडी के कंपैरिजन में ज्यादा लंबे हो जाते हैं, नेक ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिंगर्स बहुत ज्यादा लंबी हो जाएंगी, लेग्स बहुत ज्यादा लंबी हो जाएंगी, फुट का साइज बहुत बढ़ जाएगा। तो ये जो एडोलेसेंस में आके एकदम से जीएच की सिक्रीशन बढ़ जाती है, हाइपर सिक्रीशन होने लगती है, वो जो डिसऑर्डर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोमेगली। शुरू से ही अगर ज्यादा हो सिक्रीशन, पूरी बॉडी की बड़ी बड़ी हो, तो गाइगेंटिज्म। एक्रोमेगली में आप देख सकते हो डिस्प्रोपोर्शनेट सी बॉडी हो जाती है, हाथ पैर ज्यादा बड़े हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ग्रोथ हार्मोन के बाद जो नेक्स्ट डिसऑर्डर हमने पढ़ने हैं वो है एडीएच के। किसके, एडीएच के। तो स्टूडेंट्स एडीएच के बारे में आपको पता है, एडीएच का काम क्या है, रीअब्जॉर्प्शन करवाना, राइट। तो कुछ लोगों के अंदर एडीएच की सिक्रीशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, जितनी होनी चाहिए उससे कम। फॉर एग्जांपल समर्स में, विंटर्स में तो वैसे ही कम होती है, तो ऐसे लोगों में विंटर्स में और कम हो जाती है, और समर में ज्यादा होनी चाहिए तो वैसे ही कम है इनके अंदर। तो ऐसे लोगों के अंदर जब एडीएच की सिक्रीशन डिक्रीज हो जाती है, हाइपोसिक्रीशन होने लगती है, तो रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, जिसके कारण यूरिन बहुत ज्यादा बनेगा। रीअब्जॉर्प्शन कम, यूरिन ज्यादा बन रहा है, रीअब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से बॉडी के अंदर से वाटर का लॉस ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे लोग जिनके अंदर यूरिन बहुत ज्यादा डाइल्यूट बने, बहुत ज्यादा डाइल्यूट क्यों बन रहा है, क्योंकि डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पा रही, तो ऐसे लोगों के अंदर यूरिन बहुत ज्यादा डाइल्यूट बनता है, और ऐसे लोगों के अंदर इसलिए जो डाइल्यूट यूरिन बनता है, तो इस डिजीज को क्या नाम दिया जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस। इसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। ये जो डाइल्यूट यूरिन बनने वाली बीमारी है ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस के जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, पॉलीयूरिया। सबसे पहला सिम्टम है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मींस फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार उनको यूरिनेट करने जाना पड़ेगा, क्योंकि यूरिन ज्यादा बन रहा है, पानी रीअब्सॉर्ब हो नहीं पा रहा, डाइल्यूट यूरिन बने जा रहा है, बहुत ज्यादा बनेगा तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है। एक और इसका बहुत मेन सिम्टम है पॉलीडिप्सिया। ये दोनों सिम्टम्स है डायबिटीज इंसिपिडस के। पॉलीडिप्सिया इज सारा टाइम प्यास लगते रहना, थर्स्टी होना सारा टाइम। क्योंकि प्यास क्यों लग रही है, बॉडी से वाटर लॉस हो ही जा रहा है, डाइल्यूट यूरिन बन रहा है, यूरिन के अंदर से रीअब्सॉर्प्शन हो नहीं रही वाटर की,
ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी के अंदर पानी की कमी होने की वजह से उनको प्यास ज्यादा लगती है, तो बार बार पानी पिएंगे, सर्दियों में भी बार बार पानी पिएंगे, बार बार यूरिन पास आउट करने जाएंगे। तो दिस इज एन इंडिकेशन कि इट कैन बी डायबिटीज इंसिपिडस। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ यहाँ पे कि हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किस तरह से अपने हार्मोन्स सिक्रीट करता है और बाकी की काफी सारी चीजों को, जैसे थायराइड को रेगुलेट करवा रहा था, टेस्टिस ओवरी के अंदर भी रेगुलेशन करवा रहा था, राइट। तो किस तरह से एड्रिनल कॉर्टेक्स को रेगुलेट कर रहा था, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी। अच्छा, एंटीरियर पिट्यूटरी के जो आपने लास्ट पे दो हार्मोन्स पढ़े, एफएसएच और एलएच, इनको कलेक्टिवली एक नाम दिया जाता है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स। क्या बोला जाता है? गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है। तो इनको गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि गोनाड्स के ऊपर वर्क करते हैं। इनका काम क्या है? ओवरी और टेस्टिस के ऊपर काम करना, और ओवरीज और टेस्टिस को हम बोलते हैं गोनाड्स। तो क्योंकि गोनाड्स के ऊपर वर्क करते हैं, देयरफॉर इनको कलेक्टिवली किस नाम से डाला जाता है? गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। तो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स के अंदर दो हार्मोन्स आते हैं, एफएसएच एंड एलएच। यहाँ पे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड खत्म होता है। In the next video, we'll start up with the third endocrine gland, which is the hypothalamus gland. Thank you very much for watching the video.